चलिए स्टूडेंट, तो हम लोग शुरू करते हैं आज से सेमेस्टर 7 का क्लास। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि हम लोगों को सेमेस्टर 7 में क्या क्या मेजर पेपर पढ़ना है जी। तो मेजर पेपर 16, मेजर 17, मेजर 18 और मेजर 19 है ना। टोटल 4 मेजर पेपर पढ़ना है। सेमेस्टर 4 में भी तो हम लोग 4 मेजर पेपर पढ़े थे। मेजर पेपर 12, 13, 14, 15 क्या पढ़े थे जी? LPP ऑपरेशनल रिसर्च। फिर मेजर पेपर 13 में हमने क्या पढ़ा था? लीनियर अलजेब्रा। मेजर 14 में प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स। मेजर 15 में लैप्लास। उसी तरीके से यहाँ भी 4 मेजर पेपर है। ध्यान से एकदम शुरू करते हैं आज से हम लोग मेजर पेपर 16। और थोड़ा सा आज का पहला क्लास है, ध्यान दीजिएगा, बेसिक होगा। और अगर आज का क्लास समझ जाते हैं, जैसे होता है ना कि मेन क्लास समझ गए, बेसिक क्लास, तो फिर सारा क्लास अब कड़ी से कड़ी जुड़ता हुआ चला जाता है। तो आज बेसिक क्लास होगा, पेशेंसफुली कंप्लीट करना है। आइए थोड़ा सा जल्दी से हम थोड़ा सा शॉर्ट ओवरव्यू दे दे सिलेबस का एक बार। देखिए ना, सिलेबस यहाँ पे तो था ही। देखिए ना यहाँ पे सिलेबस देखिए। MJ16 मैट्रिक स्पेस, MJ17 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, MJ18 एडवांस ग्रुप थ्योरी और MJ19 रियल एनालिसिस 3। एडवांस ग्रुप थ्योरी को हम क्या कहते हैं? ग्रुप थ्योरी 2 भी कहते हैं। तो ये हमें 4 मेजर पेपर पढ़ने हैं। थोड़ा सा MJ16 आज से शुरू करेंगे, तो उसका सिलेबस दिखा दे थोड़ा। MJ16 में देखिए ना, यूनिट 1 में है बेसिक सेट थ्योरी। तो इसमें बेसिक सेट थ्योरी को अभी हम रहने देते हैं। आज के क्लास में हम लोग यूनिट 2 मैट्रिक स्पेस शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन है और इस यूनिट से भी 2 क्वेश्चन है, तो हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं। ठीक है, फिर मैट्रिक स्पेस शुरू करें। डेफिनेशन एंड एग्जांपल, सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस, कूची सीक्वेंस, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, ओपन एंड क्लोज बॉल, नेबरहुड, ओपन सेट, इंटीरियर ऑफ अ सेट, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट, क्लोज सेट, डायमीटर ऑफ सेट, कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम, सब स्पेस, कंपैक्ट मैट्रिक स्पेस, प्रॉपर्टी है ना, अर्देला एस्कोली थ्योरम, फिर एंड बैरियर कैटेगरी, बेरी कैटेगरी थ्योरम जो होता है, फिर कंटिन्यूअस मैपिंग, फिर ब्नाच फिक्स पॉइंट थ्योरम वगैरह वगैरह है। इस तरीके से कुल 3 यूनिट है और आज से हम इसी का मैंने सेकंड यूनिट कह सकते हैं शुरू कर रहे हैं। पहला यूनिट बेसिक सेट थ्योरी है, इसको भी जो है करवा देंगे। 8-10 क्लासेस का ये भी टॉपिक है, करवा देंगे। पर आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मैट्रिक स्पेस कि मैट्रिक स्पेस होता क्या है, डेफिनेशन, बाकी सारी चीजें। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत यहीं से कर रहे हैं। आप लोग के पास क्या क्या होना चाहिए बता दें। बाकी इसका भी सिलेबस जो है आप धनबाद मैथ्स अकेडमी चैनल पर देखिएगा, तो बाकी सबका सिलेबस जो है इसमें आपको ये टोटल A to Z जो है सिलेबस आपको मिल जाएगा वहाँ। तो धनबाद मैथ्स अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर अपनी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सिलेबस आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग देंगे। फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मेजर पेपर 16। और इस पेपर को पढ़ने के लिए आपके पास कम से कम 2 कॉपी होना चाहिए। एक रफ कॉपी जो मेरे साथ लाइव क्लास में लिख रहे हैं, और एक मैंने फेयर कॉपी अच्छा सा होना चाहिए कि भाई ये सब जैसे जैसे क्लास में हम लोग पढ़ते जाए तो आप लोग उसको फेयर करते जाए। अब एक अच्छे स्टूडेंट का ये काम है। अब कोई स्टूडेंट मान लीजिए सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, क्लास व्लास देख लिए, कभी सो के देख रहे हैं, कभी उठ के देख रहे हैं, नोट्स नहीं बना रहे हैं। तो वैसा मत कीजिएगा। एक अच्छे स्टूडेंट के जैसा प्रॉपर कॉपी, नोट्स कॉपी बनना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, बीच बीच में हम ग्रुप में चेक भी करेंगे आप लोगों का। ठीक है, तो मैट्रिक स्पेस आज से शुरू करने जा रहे हैं स्टूडेंट। ठीक ना, आज से क्या शुरू हो रहा है जी? मैट्रिक स्पेस लिखिएगा नहीं अभी कुछ भी आप लोग। मैट्रिक स्पेस शुरू होने जा रहा है। अब बुक कौन सा लेना है थोड़ा सा हम इसके बारे में बता देते हैं। तो एक लालजी प्रसाद का बुक आता है, मैट्रिक स्पेस, नाम ही है मैट्रिक स्पेस, उस बुक का नाम ही है मैट्रिक स्पेस। तो उस बुक को ले सकते हैं। उस बुक में आपका यूनिट 2 एंड यूनिट 3 ये दोनों यूनिट मिल जाएगा मैट्रिक स्पेस में। चूंकि इस पेपर में आप देखिएगा ना, तो इस तरीके से 2 यूनिट मैंने 3 यूनिट है जी इस पेपर में। एक यूनिट आपका ये है बेसिक सेट थ्योरी, ये इसके लिए अलग से हम बताएंगे आपको। फिर मैट्रिक स्पेस और ये कॉन्टिन्यूअस मैपिंग वगैरह जो है, ये दोनों मिल जाएगा आपका कौन से बुक में? तो लालजी प्रसाद के लिए जो हम आपको बता रहे थे कि लालजी प्रसाद का एक मैट्रिक स्पेस का बुक आता है, उस बुक को परचेज कर सकते हैं। उसमें यूनिट 2 यूनिट 3 मिल जाएगा, यूनिट 1 हम करवाएंगे। मैंने पढ़ाएंगे तो हम सारा ही, और भी अपने पास तो बहुत सारे बुक हैं, पर एक बुक अगर लेना चाहते हैं तो वो बुक बेसिक बुक है, यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम को कवर करता है, उसको ले सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और आपको बताते हैं। देखिए, इस मैट्रिक स्पेस टॉपिक में ना बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर्स आएंगे। पहला चैप्टर कि डेफिनेशन एंड एग्जांपल ऑफ मैट्रिक स्पेस, कि मैट्रिक स्पेस एक्चुअली में होता क्या है, उसका डेफिनेशन, कुछ एग्जांपल्स। तो पहला चैप्टर तो इस तरीके से होगा। फिर दूसरा चैप्टर होगा लिमिट पॉइंट या क्लोज सेट, ओपन सेट, फिर नेबरहुड, इस तरीके से इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, इस तरीके से अलग अलग छोटे छोटे चैप्टर्स में बटे हुए हैं। ठीक है ना,
तो हम लोग आज से मैट्रिक स्पेस में सबसे पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिक स्पेस। ठीक है, तो क्या हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं, डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिक स्पेस। और इस तरीके से ही हम लोग CH1 चैप्टर 1 है ये, मैट्रिक डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिक स्पेस। तो आप लोग हेडिंग दीजिए कॉपी में खूब सुंदर सा चैप्टर 1 करके, या फिर डायरेक्ट लिखिए कि मैट्रिक डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिक स्पेस, ये चैप्टर का नाम है अपना, डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल स्मॉल में लिखना चाहिए हमको। डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिक स्पेस। डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिक स्पेस। देखिए, सबसे पहले एक चीज हम बताना चाह रहे हैं कि मैट्रिक होता क्या है। डेफिनेशन को हम शॉर्ट में DEF लिखते हैं, मतलब डेफिनेशन को इन शॉर्ट हम DEF लिख सकते हैं और लिखते हैं। ठीक है, एक चीज पहले इसको समझने से पहले कि मैट्रिक होता क्या है, इसका थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको समझाते हैं, जो आप लोगों को पहले से आ भी रहा होगा ये बात। कि अगर मान लीजिए स्टूडेंट कि हम कोई सेट लिख रहे हैं कि X कोई सेट है जिसके अंदर मेंबर्स है, मान लीजिए 1 है, 3 है और 5 है, मान लीजिए ये एक सेट है। ठीक, और इससे भी पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद कीजिए, मान लीजिए कोई सेट है स्टूडेंट A है हमारे पास, जिसके अंदर है 1 है, 2 है, और एक कोई सेट B है अपने पास, B कोई सेट है जिसके पास है ऐसे मान लीजिए कि 4 है और मान लीजिए 5 है। ये कोई सेट है, ये कोई सेट A है, ये कोई सेट B है। याद करिए, आप लोग ये पहले से पढ़े होंगे, है ना। जो बच्चे लेट से ज्वाइन किए हैं अभी से भी ध्यान दीजिए कि हम लोग आज से मेजर पेपर 16 मैट्रिक स्पेस शुरू कर रहे हैं, और उसमें से भी मैट्रिक स्पेस में भी पहला चैप्टर है डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिक स्पेस, ये शुरू हो रहा है। ध्यान से देखिए, तो फिलहाल हम क्या बात कर रहे हैं कि A इक्वल टू क्या है, 1 2। एक कोई सेट है जिसके अंदर 1,2 मेंबर्स हैं, B कोई सेट है 4,5 एक मेंबर है। ठीक है, अब दो सेट का अगर हम आपसे पूछे कार्टेशियन प्रोडक्ट, सारे बच्चों को पता होगा कि A बाई B, इसको क्या पढ़ते हैं, A बाई B। दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होता है जी, तो दोनों सेट के जितने भी मेंबर्स हैं सबका पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स का कलेक्शन इज कॉल्ड कार्टेशियन सेट, है ना। टोटल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखिए ना कैसे करेंगे, 1 का हम पॉसिबल ऑर्डर पेयर 4 के साथ बनाएंगे, 1,4 एक ऑर्डर पेयर बना, फिर 1 का 5 के साथ बनाइए तो 1,5 ये दूसरा बना, फिर 2,4, फिर 2,5। तो इस तरीके से जो सेट बनता है, इसी सेट को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए यहाँ पे था, एक सेट था, यहाँ पे एक सेट था, बी था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे होता है, सब बच्चों को पता है। अब उसी तरीके से स्टूडेंट मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि एक्स कोई सेट है जिसमें 1, 3, 5 है, और अगेन फिर से इसी सेट एक्स को एक बार और लिख दिए हम, क्या लिख दिए, एक बार हम और लिख दिए, एक्स था एक बार और एक्स को लिख दिया गया, माने जैसे पिछली बार स्टूडेंट हमारे पास सेट लिखिएगा मत, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोग तो सीधा मैट्रिक का डेफिनेशन बात करेंगे, मैट्रिक स्पेस क्या होता है उस पर बात करेंगे। अभी जस्ट हम आपको रफली आइडिया दे रहे हैं कि जैसे एक सेट ए था, एक सेट बी था, तो हम ए बाई बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे लिखते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी तरीके से मान लीजिए ना कि थोड़ी देर के लिए कि एक सेट हमारे पास ये है 1, 3, 5 है, और एक सेट अगेन 1, 3, 5 है, माने ए और बी की जगह पे यही खुद ही एक्स एक्स है। तो अगर अब हम इस सेट का खुद ही से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले तब जी, एक्स बाई एक्स से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले तो क्या निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। इस एक्स के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, माने 1 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर पॉसिबल, तो 1 का 1 बना, फिर 1 का 3 से बनेगा, फिर 1 का 5 से बनेगा, 1 का 5 से बनेगा, फिर अब 1 से सब बना दिए, अब 3 से बनाइए, 3 का 1 से, 3 का 3 से, 3 का 5 से। अब 3 से भी सब बन गया, 5 से बनाते हैं, 5 का 1 से, 5 का 3 से, 5 का 5 से,
तो इस तरीके से x बाई एक्स, इसको बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि टोटल पॉसिबल ऑर्डर पेयर कलेक्शन, है ना, कि कलेक्शन ऑफ टोटल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स, कि जो भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर हो उसी कलेक्शन को हम x बाई एक्स बोलते हैं। ठीक, अच्छा, तो आप एक चीज नोटिस किए कि ये x बाई एक्स एक्चुअल में आता कहां से है, ये x बाई एक्स एक्चुअली में आया कहां से। जैसे हम एक चीज आपको एग्जांपल याद दिलाते हैं, जैसे ये जो x बाई एक्स होता है ना, x मान लीजिए कि हमारे पास अगर 135 था तो रियल नंबर था, 1 रियल नंबर है, 3 भी रियल, 5 भी रियल, ये भी रियल है, ये क्या है 135, ये भी रियल है। अगर हम x बाई एक्स की बात करें तो जानते हैं आप लोग, ये पढ़े थे, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, ऐसे। तो ये जो x बाई एक्स होता है ना, आपको पता है कि इसके अंदर कितना है 1,1 कहाँ पे होता है, 1,1 पॉइंट जी यहाँ पे होता है 1,1, 1,3 कहाँ होता है, तो 1,3 कहीं ना कहीं x में 1 यहाँ में 1,3, फिर 1,5 यहाँ पे होता है, फिर 3,1 तो x में 3 यहाँ पे 1 3,1, फिर 3,3 यहाँ पे है, 3,5 यहाँ पे होगा। तो जो भी चीज होगा इधर के कुछ कुछ पॉइंट्स का, कुछ कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन है। तो ये जो x बाई एक्स होता है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि x बाई एक्स कोई भी दो रियल सेट का अगर आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो एक्चुअल में कुछ नहीं होता, वो इस तरीके से माने R2 जो होता है माने R बाई आर। अब ये R बाई आर क्या है जी, देखिए ना, ये पूरा रियल, ये पूरा रियल, तो इसमें से कहीं से भी आप पॉइंट उठा लीजिए, कहीं से भी पॉइंट उठाइए, ऑर्डर पेयर ही आएगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए हम यहाँ से पॉइंट उठा ले तो आप क्या बोलेगा, सर x में 5 है और y में -2 है, तो x में 5 y में -2, लीजिए एक ऑर्डर पेयर आया। तो हम बोलना चाह रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, ये रियल है ये भी रियल है, तो इसको बोलते हैं R बाई आर, रियल का रियल के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट मींस दिस प्लेन। ठीक है ना, ये प्लेन को ही R बाई आर बोलते हैं, चाहे हम इसको R2 भी बोलते हैं। ठीक, तो अब एक चीज नोटिस किए कि अगर हमारा x कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारा x कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है तो उसका x बाई एक्स जो बनता है वो क्या बनता है, तो R2 के अंदर एक सब स्पेस बनता है। स्पेस मतलब देखिए जैसे ये एक्स वाई प्लेन था ना जी, तो इसको हम लोग बोलते हैं, आगे चल करके हम बताएंगे यूक्लिडियन स्पेस बोलते हैं। एक स्पेस है, ये एक जगह है पूरा, समझिए ऐसे, जिसमें ढेर सारे ऑर्डर पेयर हैं, 1/1 1/2 1/2 1/5 1/7, बहुत सारे इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर्स हैं। तो इसी में से ये एक्स बाई एक्स क्या होता है, एक छोटा सा इलाका होता है, जगह होता है या स्पेस होता है, सब स्पेस होता है। आप देख भी पा रहे हैं कि 1/1 यहाँ पे था, 1/3 यहाँ पे था, 1/5 यहाँ पे था, इस तरीके से आ रहा है बात समझ में। तो अब अगर हम आपसे कहें, अब हम अगर आपसे इतना इतना बात कहें, क्या क्या अभी जो हम समझाएं, अगर हम आपसे इतना बात कहें कि x इज अ नॉन एम्प्टी सेट, ऑब्वियस है कि रियल नंबर ही है इसके अंदर, तो अगर हम बोल दें कि x इज अ नॉन एम्प्टी सेट, तो अब उसके बाद हम बोले कि देन x बाई एक्स, अगर हम आपको बोलते हैं कि x बाई एक्स क्या है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि हाँ जी, जो एक्स वाई प्लेन था उसी में कहीं ना कहीं छोटा सा टुकड़ा होगा, उसी के अंदर कुछ 10-20 पॉइंट के, 50 पॉइंट के या इन्फाइनाइट पॉइंट के कलेक्शन होंगे। जैसे यहाँ पे हमको देखने को मिला कि एक्स 135 था, तो एक्स बाई एक्स जो है इस तरीके से छोटा सा टुकड़ा था, एक्स वाई प्लेन का छोटा सा टुकड़ा था, इसको बोलते हैं सब स्पेस। तो जो भी हो, तो यहाँ तक तो क्लियर है कि एक्स नॉन एम्प्टी सेट है, तो एक्स बाई एक्स क्या होता है क्लियर है। अब जानते हैं एक फंक्शन डी, जैसे हम लोग फंक्शन को जनरली क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं ना जी, ध्यान से सुनिएगा, फंक्शन को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं, कहीं कहीं फंक्शन को जी बोलते हैं, कहीं कहीं फंक्शन को एच बोलते हैं, जो भी हो। तो उसी तरीके से मान लीजिए कि कोई एक फंक्शन है डी, जो फंक्शन का काम क्या है जानते हैं, कि एक्स बाई एक्स के अंदर से मेंबर को ले रहा है, माने इसके जैसे यहाँ का एक मेंबर को लिया और इसको एसोसिएट करा दिया किसी दूसरे रियल नंबर से, कि भाई एक ऐसा फंक्शन है जो एक्स बाई एक्स के अंदर के मेंबर को डाल रहे हैं और आंसर हमको रियल में दे दे रहा है, रियल नंबर दे दे रहा है। फिर से रिपीट करते हैं, ऐसा बहुत सारा फंक्शन हो सकता है ना, जैसे मान लीजिए कि एक प्लस, एक ऐसा फंक्शन है प्लस, प्लस के अंदर आप ये वाला डाल के देखिए, 1,1 डाल के देखिए, दोनों को जोड़िए तो रियल ही दे देगा, 1 + 1 2 दे देगा। तो इस तरीके से हम बोलना चाह रहे हैं, अभी सिर्फ हम प्लस का एग्जाम्पल दिए कि जो प्लस एक फंक्शन है, फंक्शन का मतलब नियम रूल है कि नहीं, 1,1 इसके अंदर डाले, देखिए तो जोड़ के वापस से रियल में 2 नहीं बना देगा, 2 क्या होता है, रियल होता है। उस तरीके से और भी बहुत सारे रूल हो सकते हैं, फंक्शन हो सकते हैं। तो कोई एक फंक्शन जो इसके एक्स बाई एक्स के प्रत्येक मेंबर को अपने अंदर मैंने
डोमेन ये हो रहा है और आंसर हमेशा रियल दे दे। क्या बोले कि कोई एक फंक्शन ऐसा जो एक्स बाई एक्स के अंदर के मेंबर को इसमें डाला जा रहा है और आंसर रियल में दे दे, और साथ ही साथ ये फंक्शन कुछ 4 बातों को फॉलो करता हो। पहला बात क्या, इस डी के अंदर, भाई एक्स बाई एक्स का मतलब क्या ऑर्डर पेयर ही ना होगा, तो इस डी के अंदर कोई भी एक्स वाई अगर देंगे, कोई भी ऑर्डर पेयर देंगे तो उसका हमेशा वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर ही देगा। चाहे कुछ भी एक्स वाई दे दीजिए एक्स बाई एक्स से, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई दे दीजिए आप एक्स बाई एक्स से, यानी इस ऑर्डर पेयर से कुछ हो, सॉरी एक्स कॉमा वाई, ये ऑर्डर पेयर कुछ भी दे दीजिए एक्स बाई एक्स के अंदर से, मैंने कोई भी ऑर्डर पेयर दे दीजिए डी के अंदर दिए तो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर देगा। और भी कुछ कुछ बातें हैं, दूसरा बात है, कुछ तीसरा बात है, कुछ चौथा बात है। फिर से रिपीट करते हैं कि अगर x कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो x बाई एक्स क्या होता है, आप समझ पा रहे हैं, x बाई एक्स क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है। तो कोई एक फंक्शन ऐसा है कि भाई उस x बाई एक्स का उसके अंदर डाल रहे हैं और आंसर हमको हमेशा रियल दे रहा है, और इस तरीके से वो फंक्शन की 4 बात भी मान रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चारों बात मान रहा है, तो इसी फंक्शन को बोलेंगे हम मैट्रिक। क्या बोलेंगे, इस फंक्शन को बोलेंगे हम मैट्रिक, ठीक, इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, मैट्रिक बोलेंगे, ठीक है। और वो जो सेट है एक्स और ये डी के साथ जो ऑर्डर पेयर बनेगा, माने जो सेट जिसके ऊपर मैट्रिक हो रहा था, एक्स सेट ही ना था जी, एक्स बाई एक्स से निकाला तो सेट कौन सा यूज हुआ, एक्स यूज हुआ है, तो सेट अपने मैट्रिक के साथ कहलाएगा मैट्रिक स्पेस। कुछ भी लिखा है नहीं है अभी तक हम आपको, कोई ऐसे स्टूडेंट तो नहीं है कि कुछ कुछ लिखने उखने लगे, कुछ नहीं लिखना है, हम यहाँ पे जितना काम का जितना आपको कॉपी में चाहिए सब लिखवा देंगे, लेकिन चूंकि पहला टॉपिक है थोड़ा सा फ्रेंडली भी होना है तो इसलिए हम पहले ही आपको अलग से बता रहे हैं। क्या बोले कि अगर x कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो x बाई एक्स क्या होता है, आप समझ पा रहे हैं। अब आगे बोले कि कोई अगर ऐसा फंक्शन है जो d डिफाइंड फ्रॉम x बाई एक्स टू रियल नंबर, माने कि d इस फंक्शन के अंदर x बाई एक्स से कोई भी मेंबर डाल रहा है तो रियल में आंसर दे रहा है, तो इस फंक्शन को हम मैट्रिक बोलेंगे। कब भाई, इतना तो हो कि ये यहाँ डिफाइंड हुआ 4 बात माने तो बोलेंगे मैट्रिक। और ये हो गया फंक्शन मैट्रिक, किस सेट के ऊपर मैट्रिक हुआ, तो x के ऊपर मैट्रिक हुआ, तो x के ऊपर मैट्रिक हुआ है, और अगर इस मैट्रिक सेट का और इस मैट्रिक के साथ ऑर्डर पेयर है तो इसी को बोलते हैं मैट्रिक स्पेस। अरे बात समझ में। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि इसका उपयोग कहाँ पे है, तो आगे चल करके जब हम लोग पढ़ेंगे टोपोलॉजिकल स्पेस वगैरह, जिसमें हम लोग खूब अच्छे तरीके से अलग अलग शेप का वॉल्यूम निकालेंगे, और भी बहुत सारे रियल लाइफ में एप्लीकेशन हैं इसके, पर हमें उतना डिटेल में एप्लीकेशंस के बारे में ना बात करना है, हमें तो सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या है उस पर चर्चा करना है, समझे। आगे जैसे कि हम लोग नहीं पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए एक इरेगुलर सा शेप है, उसका हमको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, और भी डेली लाइफ में बहुत इसके रियल एग्जांपल्स है, पर हमें सीधा कॉन्सेप्ट को पढ़ना है कि मैट्रिक है क्या, मैट्रिक स्पेस है क्या। धीरे धीरे और जरूरत पड़ने पर एग्जाम्पल वगैरह बताएंगे। तो उम्मीद है कि अब थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा हो कि मैट्रिक क्या है जी। तो एक फंक्शन जो x बाई एक्स से रियल नंबर के अंदर डिफाइन हो रहा हो और वो फंक्शन 4 बात माने तो उस फंक्शन को मैट्रिक बोलते हैं, और मैट्रिक उस सेट के साथ ऑर्डर पेयर में रहे उस स्ट्रक्चर को हम मैट्रिक स्पेस बोलते हैं। और डिटेल में समझ में आएगा जब हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे तब। आइए डेफिनेशन लिखे जल्दी से कि मैट्रिक और मैट्रिक स्पेस होता क्या है। तो हमने सबसे पहले डेफिनेशन लिखा है मैट्रिक का, क्या लिखेंगे कि लेट कैपिटल एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, कैपिटल एक्स बी अ लेट कैपिटल एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, कॉमा देकर के लिखिए अ मैपिंग। अभी एक क्वेश्चन कराएंगे ना तो सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। अ मैपिंग डी, एक फंक्शन है डी जो कहाँ से डिफाइंड लीजिए तो एक्स बाई एक्स से। देखिएगा एक्स बाई एक्स कैसे लिख रहे हैं, ये बड़ा के एक्स है, फिर यहाँ छोटा मल्टीप्लाई दे रहे हैं, फिर एगो एक्स लिख रहे हैं, तो एक्स बाई एक्स से कहाँ डिफाइंड है ये फंक्शन, तो रियल में डिफाइंड है। इज सेड टू बी मैट्रिक, इज सेड टू बी मैट्रिक, इसी डी को हम मैट्रिक बोलेंगे कब जी, इफ एंड ओनली इफ डी सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, डी सेटिस्फाई डी सेटिस्फाइड द फॉलोइंग ऑक्सियम्स या फॉलोइंग कंडीशन, फॉलोइंग ऑक्सियम कर देते हैं, फॉलोइंग ऑक्सियम्स, ठीक है। पहला नंबर ऑक्सियम्स पहले लिख लेते हैं ना फिर समझाएंगे। पहला नंबर ऑक्सियम्स ये है स्टूडेंट
कि डी के अंदर हम कोई भी ऑर्डर पेयर डाल दें उस x बाई एक्स से, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल 0 दे। किसके लिए? तो फॉर ऑल x कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल X। ये समझाएंगे क्या मतलब हुआ। देखिए एक बात बताइए कि अगर हम बोल दें x कॉमा वाई बिलोंग्स टू x बाई एक्स, इसका मतलब क्या होता है जी? ये x कहाँ का? तो पहले x का, माने x का, ये कहाँ का? x का, क्योंकि दोनों जगह पे x ही है। तो हम इसी चीज को ऐसा ना लिखें कि फॉर ऑल, माने डी के अंदर कुछ भी x कॉमा वाई ऑर्डर पेयर डालिए तो 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। किसके लिए? तो या तो आप ऐसे लिख सकते थे कि फॉर ऑल एक्स वाई, फॉर ऑल ऑर्डर पेयर बिलोंग टू दिस, या फिर आप ऐसे लिख सकते थे कि फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। बात तो एक ही है। क्यों बात एक ही है? क्योंकि ये ऑर्डर पेयर में पहला एक्स का, दूसरा वाई एक्स का, इसीलिए तो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एक्स लिख दीजिए, या फिर आप लिखिए कि फॉर ऑल ऑर्डर पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स वाई, ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लिख सकते हैं। और नंबर सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर इंपॉर्टेंट क्या है कि कहता है कि दो एक्स वाई अगर ऑर्डर पेयर डाल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर कोई हम ऑर्डर पेयर इसमें डाल रहे हैं और उसका वैल्यू 0 है, किसी ऑर्डर पेयर का वैल्यू 0 है, तो ये 0 ऑर्डर पेयर का वैल्यू तभी हो सकता है जब एक्स वाई आपस में बराबर हो। अब बोलेगा ये कैसे जी? तो जरा याद करिए, अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे, यहाँ पे याद कीजिए। जैसे ये एक्स सेट है जिसके अंदर क्या था? 1 3 5 था, तो अगेन वापस से फिर एक सेट 1 3 5। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब आप दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे ना, कोई भी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे नॉन एम्प्टी सेट का, तो उसमें हमेशा 1 का 1 के साथ तो एलिमेंट बनेगा ही बनेगा ऑर्डर पेयर, 1 का 1 के साथ बनेगा, फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं 3 का 3 के साथ बनेगा, फिर 5 का यहाँ पे 5 के साथ बनेगा। तो वही बोल रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है सेकंड नंबर प्रॉपर्टी, कि अगर ये एक्स और वाई आपस में बराबर है तो उसका डी फॉर डिस्टेंस आगे चल करके हम बताएंगे, तो उसका इमेज जो होगा 0 होगा। यानी कि इस डी के अंदर एक्स वाई डाले तो वो 0 अगर आ रहा है तो दोनों एक्स वाई बराबर होना चाहिए, और अगर एक्स वाई बराबर है तो उसका डिस्टेंस दोनों का मैपिंग 0 होना चाहिए। सीधी बात है कि अगर डी के अंदर हम एक ऑर्डर पेयर डाल रहे हैं और उसका आंसर 0 आ रहा है, तो ये अगर 0 आ रहा है तो ये तभी होगा जब ये इंप्लाई करेगा x इक्वल टू वाई, और अगर कोई दो एलिमेंट बराबर है तो उसका ऑर्डर पेयर का इमेज 0 होगा। इंप्लाई एंड बैक इंप्लाई एक क्वेश्चन करेंगे ना, तो ये भी कॉन्सेप्ट जो है बड़ा मजे से समझ पाएंगे आप। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि एक फंक्शन डी जो एक्स बाई एक्स से आर में डिफाइंड था, इज सेड टू बी मैट्रिक, कि इस फंक्शन को मैट्रिक बोलेंगे कब? तो इफ एंड ओनली इफ ये डी कुछ बातों को सेटिस्फाई करे, कि इफ एंड ओनली इफ डी सेटिस्फाई द फॉलोइंग ऑक्सियम। पहला ऑक्सियम कि डी के अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर डाले तो ग्रेटर देन इक्वल 0 हो। दूसरा कि डी के अंदर किसी ऑर्डर पेयर का अगर वैल्यू 0 है तो उस ऑर्डर पेयर का एक्स और वाई बराबर होगा, और अगर एक्स वाई बराबर है तो वापस से उसका इमेज 0 होगा। माने डी ऑफ एक्स वाई 0 है तो एक्स वाई बराबर, और ये बराबर तो 0, इंप्लाई एंड बैक इंप्लाई है। और दूसरा बात है सिमेट्रिसिटी। तीसरा प्रॉपर्टी होता है सिमेट्री की प्रॉपर्टी। क्या? कि मैंने डी ऑफ एक्स वाई निकालिए या फिर डी ऑफ वाई एक्स निकालिए, ये हमेशा बराबर होता है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। इसका मतलब होता है कि कोई भी ऑर्डर पेयर ले लीजिए, चाहे आप डी ऑफ एक्स वाई करिए चाहे वाई एक्स करिए, दोनों का आंसर सेम है। आप क्यों हम बोल दिए जरा देखिए, क्योंकि अगर किसी भी सेट में अगर 1 का 3 के साथ ऑर्डर पेयर बन रहा है, 1 का 3 के साथ, तो जरूर आगे कहीं 3 का 1 के साथ बनबे करेगा, क्योंकि सेट एक्स बाई एक्स है, मैंने वही सेट का वही सेट से, तो यही चीज है। तो मैंने पहला प्रॉपर्टी कि डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल 0, दूसरा है डी ऑफ एक्स वाई 0 है तो एक्स वाई बराबर तो एक्स वाई डी ऑफ एक्स वाई 0, और तीसरा प्रॉपर्टी है डी ऑफ एक्स वाई बराबर डी ऑफ वाई एक्स, सिमेट्रिसिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जिसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं, वो जरा सीखिए। ये क्या बोलता है कि डी ऑफ एक्स वाई जो होता है, अभी सबको हम समझाएंगे कि डी ऑफ एक्स वाई जो होता है वो हमेशा लेस देन इक्वल होता है डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। अभी हो सकता है किसी किसी प्रॉपर्टी में आपको डाउट हो, एग्जाम्पल में ना सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए आप लोग ये चीज समझिए, ट्रायंगल तो सारे बच्चे पढ़े होंगे। एक मान लीजिए यहाँ पे एक्स ले लिए, यहाँ पे हम मान लीजिए वाई ले लिए, और यहाँ पे ले लिए मान लीजिए जेड। ये साइड आपको पता है कि ट्रायंगल में किसी एक साइड का डिस्टेंस, एक साइड का डिस्टेंस उसको हम डी ऑफ एक्स वाई से दिखा रहे हैं, और बाकी दो साइड का डिस्टेंस के सम के, माने डी ऑफ
वाई जेड या जेड वाई और प्लस डी ऑफ ये वाई जेड वाई और फिर डी ऑफ एक्स जेड। कि एक साइड का डिस्टेंस बाकी दो साइड का डिस्टेंस का सम के हमेशा लेस देन इक्वल होता है, इससे कम होता है। आप एक बात का खास ध्यान दिए कि यहाँ पे जो डी यूज हो रहा है एक फंक्शन में थोड़ा ऐसा लग रहा है कि डिस्टेंस के जैसा यूज हो रहा है, डिस्टेंस फंक्शन कि मतलब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताने लग रहा है, कुछ इस तरीके का हो रहा है ये फंक्शन कि डी के अंदर हम एक्स वाई डाल रहे हैं तो वो हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा है। तो ये क्या होता है कि भाई दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को तो कहीं नहीं बताने लगा, क्योंकि दो मैंने एक्स वाई हम ऑर्डर पे डाल रहे हैं तो ये जो डी ऑफ एक्स वाई है हमेशा जीरो से बड़ा है। तो क्या ये थोड़ा सा नहीं ट्रीट होने लगा कि भाई हमेशा डिस्टेंस किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए कि 1 से हम 5 के बीच का डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये हमेशा डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा बड़ा बराबर होता है। तो ये जो डी फंक्शन है ना इसको मैट्रिक तो बोलते ही है, लेकिन ये डिस्टेंस के जैसा ट्रीट होता है, डिस्टेंस है नहीं ट्रीट होता है वैसा प्रॉपर्टी दिखाने लगता है कि देखिए डिस्टेंस भी हमेशा जीरो जीरो से बड़ा होता है, किसी दो पॉइंट का डिस्टेंस जीरो जीरो से बड़ा होता है और किसी दो पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा जीरो तभी हो सकता है जब वो दोनों पॉइंट एक ही जगह हो, बराबर हो। लेकिन मान लीजिए एक्स भी यही है वाई भी यही है तो दोनों का बीच का डिस्टेंस जीरो, क्योंकि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जीरो तभी ना हो सकता है जब दोनों पॉइंट बराबर हो। माने दोनों पॉइंट अगर बराबर है तो डिस्टेंस जीरो तो पॉइंट बराबर। माने देखिए कि डिस्टेंस के जैसा थोड़ा सा बिहेवियर नहीं है इसका कि डी मैंने हर एक दो पॉइंट का डिस्टेंस जीरो से बड़ा बराबर। और बोला गया सेकंड प्रॉपर्टी भी बोल रहा है कि दो पॉइंट का डिस्टेंस जीरो होता है जब दोनों पॉइंट बराबर हो, या जब बराबर पॉइंट होगा तो डिस्टेंस जीरो तो पॉइंट बराबर। और तीसरा कि x का y से डिस्टेंस है, मैंने 1 का 5 से डिस्टेंस निकालिए चाहे 5 का 1 से डिस्टेंस निकालिए, बात तो एक ही है। मैंने x का y से डिस्टेंस चाहे y से x से डिस्टेंस, तो यहाँ भी डिस्टेंस का जैसा बिहेवियर है इसका और यहाँ पे भी डिस्टेंस ट्रायंगल इनइक्वालिटी होल्ड करता है। कि देखिए यहाँ पे जो हम आपको बता रहे थे कि एक दो तीन पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ x है यहाँ y है यहाँ z है, तो एक साइड का डिस्टेंस बाकी दो साइड के डिस्टेंस का सम से हमेशा छोटा या बराबर होता है। तो यहाँ पे भी डिस्टेंस का जैसा प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, मैंने प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो डी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस जेड वाई, इसमें तीन पॉइंट्स है फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स। तो अगर कोई फंक्शन ये तीन मैंने चार प्रॉपर्टी मानता है तो उस फंक्शन को मैट्रिक बोलते हैं। ये डेफिनेशन लिखे हैं। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, बाकी हम एग्जाम्पल वगैरह में चलेंगे, पर थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन कि लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, कि एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट था। अब मैपिंग डी, ये एक फंक्शन है डी जो एक्स बाई एक्स से रियल में जा रहा है, कि अब मैपिंग डी डिफाइंड फ्रॉम एक्स बाई एक्स टू रियल इज सेट टू बी मैट्रिक, इस फंक्शन को ही मैट्रिक बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ। यार ये इफ एंड ओनली इफ क्या है, इफ एंड ओनली इफ डी सेटिस्फाई दी फॉलोइंग कंडीशन फॉलोइंग ऑक्सिजन, मैंने चार बात। इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है कि अगर ये चार बात माना तो वो डी हमारा मैट्रिक हो गया, और अगर डी मैट्रिक है तो चार बात मानता होगा। इफ एंड ओनली इफ का मतलब इतना ही होता है। लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट, अब मैपिंग डी जो एक्स बाई एक्स से रियल में जा रहा है इस साइड टू भी मैट्रिक, इस डी को ही मैट्रिक बोलेंगे कब जी, इफ एंड ओनली जब चार बात माने। चार बात मान गया तो मैट्रिक बोलेंगे, अगर मैट्रिक है तो चार बात मानेगा। इफ एंड ओनली का मतलब इतना ही होता है। कमेंट करके सब लोग बताइए हमको क्या मैट्रिक का मतलब समझ रहे हैं कि मैट्रिक एक्चुअली में होता क्या है। तो यही था मैट्रिक का डेफिनेशन। अगर एग्जाम में है कि डिफाइन मैट्रिक तो ये लिखेंगे, और अगर आ जाए डिफाइन मैट्रिक स्पेस तो इतना लिखेंगे कि देन दिस इज कॉल्ड मैट्रिक, एंड लास्ट में लिखेंगे द ऑर्डर पेयर एक्स डी इज कॉल्ड मैट्रिक स्पेस, वो भी लिखवाएंगे अभी। लिखिए जल्दी से यहाँ तक, आगे जल्दी यहाँ तक लिख लीजिए, कमेंट करके बताइए समझ में आया। चलिए वेरी गुड। अब देखिए एक चीज आप ध्यान दिए कि जो डी जो है एक तो डिस्टेंस के जैसा ट्रीट हो रहा था ना, तो इसलिए कुछ नोट करके भी लिखेंगे कि किसी किसी बुक्स में ना इसको मैट्रिक को डिस्टेंस फंक्शन भी बोलते हैं, तो नोट करके लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे कि अ मैट्रिक डी इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्टेंस फंक्शन। अ मैट्रिक डी also called distance function। A metric D is also called distance function। एंड सेकंड वन क्या है, सेकंड नोट क्या है
कि इफ डी इज मैट्रिक फॉर सेट एक्स, इफ डी इज मैट्रिक फॉर सेट एक्स, ठीक है, देन द पेयर, कौन सा पेयर, एक्स डी, सेट का इस ऑपरेशन मैंने फंक्शन एफ के साथ, सॉरी फंक्शन डी के साथ, देन द पेयर एक्स डी इज कॉल्ड मैट्रिक स्पेस, इज कॉल्ड मैट्रिक स्पेस। हम इसको क्या बोलते हैं जी, मैट्रिक स्पेस बोलते हैं, इसको हम लोग मैट्रिक स्पेस बोलते हैं। एंड नंबर थर्ड, डी ऑफ एक्स वाई, देखिए डी ऑफ एक्स वाई इज यूजुअली डिस्टेंस बिटवीन, इज यूजुअली डिनोट, यूजुअली डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब इसके बाद जरा नोट को समझते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। क्या बात हो रहा है जरा देखिए कि यहाँ पर ध्यान दीजिए। नंबर 1, अभी तो हमने समझा कि एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट, मैपिंग डी जो एक्स बाई एक्स से आर के अंदर जा रहा है, समझ पा रहे एक्स बाई एक्स क्या है, एक्स क्या है, सब समझ पा रहे हैं। तुरंत इस एग्जाम्पल से कनेक्ट करिएगा, अगर दिक्कत होगा तो तुरंत इस एग्जाम्पल से कनेक्ट करिएगा जो हम आपको समझा रहे थे। तो वही बोला गया है कि एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट, और क्या है कि मैपिंग डी डिफाइंड फ्रॉम एक्स बाई एक्स टू आर इज सेड टू बी मैट्रिक्स। जब ये चार बात माने, चार बात में क्या क्या है, पहला को बोलते हैं नॉन नेगेटिविटी कंडीशन, कि माने नेगेटिव नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे है सेकंड कंडीशन में कि डिस्टेंस जीरो, इसको बोलते हैं हम लोग डी ऑफ एक्स वाई जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई, कि माने डिस्टेंस जीरो तो एक्स वाई के बराबर, और एक्स वाई बराबर तो डिस्टेंस जीरो। तीसरा होता है सिमेट्री कंडीशन, और चौथा होता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो ये याद है कि अगर डी मैट्रिक है तो चार बात मानेगा, चार बात माने तो मैट्रिक है। आगे कुछ नोट लिखे हैं क्या कि अ मैट्रिक डी इज ऑल्सो कॉल्ड ए डिस्टेंस फंक्शन, कि मैट्रिक को कभी कभी हम लोग डिस्टेंस फंक्शन भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड डिस्टेंस फंक्शन भी बोलते हैं। सेकंड अभी बता रहे थे, इफ डी इज मैट्रिक स्पेस फॉर सेट एक्स, कि अगर डी हमारा मैट्रिक है सेट एक्स के लिए, देन द पेयर एक्स डी इज कॉल्ड मैट्रिक स्पेस। तो अगर एग्जाम में आपका आ जाए कि डिफाइंड मैट्रिक स्पेस, तो हम यहीं पे लिखेंगे क्या कि लेट एक्स बी एन एम्प्टी सेट, देन द मैपिंग डी इज सेड टू बी मैट्रिक इफ एंड ओनली इफ दिस कंडीशन होल्ड। उसके बाद लिखेंगे कि देन द पेयर एक्स डी इज कॉल्ड मैट्रिक स्पेस, लास्ट में एक लाइन लिख देंगे देन द पेयर इज कॉल्ड मैट्रिक स्पेस, ठीक है। तो अगर आएगा तब। और तीसरा नोट क्या लिखे कि डी ऑफ एक्स कॉमा वाई जो होता है ना, जनरली क्या डिनोट करता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एक्स एंड वाई। डी ऑफ एक्स वाई इज यूजुअली डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एक्स एंड वाई, ठीक है। चलिए बताइए, एक बार यहाँ तक बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए बताइए, तो जल्दी से बताइए तो स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आया कि नहीं, फिर हम तब तक क्वेश्चन लिखते हैं। आप लोग कमेंट करिए, तब तक हम क्वेश्चन लिखते हैं। एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 है कि प्रूव दैट, चलिए बताइए तो समझ में आया कि नहीं। प्रूव दैट डी एक डिस्टेंस है जो रियल बाय रियल से रियल के अंदर जा रहा है, ठीक है, डिफाइंड बाय कि अब भाई डी के अंदर अगर हम एक्स कॉमा वाई डालते हैं तो इसका आंसर जो आएगा वो मॉड एक्स माइनस वाई आएगा फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल। प्रूफ करना है कि इज मैट्रिक स्पेस, इज मैट्रिक स्पेस on, is metric space on the set of real number, on the set of real number पूरा ही लिख देते हैं। तो चिंता नहीं करिए, चलिए इस क्वेश्चन को अब हम लोग आते हैं, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या करा कि प्रूव दैट, देखिए जैसे अभी हम लोग क्या बोले थे
कि अभी हमारे पास सेट एक्स था तो हमारा फंक्शन जो था डी बाई एक्स से आर में था, और हम दिखा रहे थे कि 4 बात अगर मान रहा है तो मैट्रिक होता है, और अगर एक बार मैट्रिक हो गया तो जिसके ऊपर मैट्रिक हुआ है उसके सेट के साथ मैट्रिक स्पेस कहलाता है, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स नहीं है, कि प्रूव दैट द सेट, सॉरी प्रूव दैट क्या है, डी है, फंक्शन तो डी ठीक है, पर यहाँ पे सेट एक्स ना होकर के बोल रहा है प्रूव दैट दी, सॉरी प्रूव दैट डी डिफाइंड फ्रॉम आर बाई आर टू आर, मानी इस एक्स के जगह पे सेट की जगह पे रियल नंबर का ही सेट है, रियल का ही सेट है। उससे हमको क्या मतलब है, हमको तो बस ये फंक्शन चाहिए। तो बोला गया कि प्रूव दैट डी डिफाइंड फ्रॉम आर बाई आर टू आर डिफाइंड बाय, कि डी के अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर डालते हैं एक्स वाई, कि डी के अंदर कोई भी एक्स वाई ऑर्डर पेयर डालते हैं तो तुरंत उसका आंसर करेगा क्या, मॉड एक्स माइनस वाई। ये डी के अंदर एक्स वाई डालेंगे तो मॉड एक्स माइनस वाई हो जाता है। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, की कुछ भी सेट से डाल दीजिए, जो भी एलिमेंट डालेगा उसका ऑर्डर पेयर डिफाइंड ऐसे ही होता है फंक्शन। हमें प्रूफ करना है कि इस मैट्रिक स्पेस की जो डी है इज मैट्रिक स्पेस ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर, की मतलब ये मैट्रिक स्पेस बनाता है, कि डी जो है मैट्रिक स्पेस बनाता है एक्स के माने रियल नंबर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैट्रिक स्पेस हमको प्रूफ करना है, मतलब 4 बात प्रूफ करना होगा। हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि डी जो है वो 4 बात मानता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। कैसे प्रूफ करेंगे, आइए हम लोग जल्दी से देखते हैं। और पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा पेशेंसफुली साथ साथ लिखिएगा भी मेरे, ठीक है ना। सॉल्यूशन में देखिए, देखिए वी हैव गिवन दैट क्या है जी, डी डिफाइन फ्रॉम आर बाई आर टू आर बाई आर टू आर, ठीक है, डिफाइंड बाय, ये कैसे डिफाइंड है, फंक्शन ऐसे डिफाइंड है कि डी के अंदर मैंने फंक्शन के अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर डालिएगा एक्स वाई तो उसका तुरंत ऐसे कर देगा, एक्स माइनस वाई कर देगा, किसके लिए जी, तो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसे कर देगा। हो पाएगा, हाँ उधर हमारे पास जगह था तो हम थोड़ा सा कर दिए ऐसे। चलिए ठीक है, हो गया ये, तो ये हमारे पास है। अब जरा देखिए नाउ, अब हम एक एक करके 4 बात दिखाएंगे कि ये जो फंक्शन डी है वो पहला बात ये कंडीशन मान रहा है, ये कंडीशन कि डी के अंदर कुछ भी एक्स वाई दीजिएगा तो कभी भी वो 0 से बड़ा या बराबर ही रहेगा, पहला बात मानेगा, दूसरा तीसरा चौथा सब दिखाएंगे हम लोग एक एक करके, ठीक ना। तो ये सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एक बात, क्या, नाउ थोड़ा इस प्रोसेस को ध्यान दीजिएगा, ये प्रोसेस कई बार यूज करेंगे हम लोग। नाउ हम लिख रहे हैं कि सिंस, नाउ नंबर वन में लिख रहे हैं हम, ठीक है, सिंस हम क्या लिख रहे हैं, क्योंकि एक बात आप लोग बताइए कि मॉड्यूलस फंक्शन जो मॉड होता है, कि जो मॉड होता है मॉड के अंदर कुछ भी रियल डाल दीजिए, क्या वो कभी भी नेगेटिव होगा 0 से छोटा, तो नहीं, तो वो हमेशा किसी भी नंबर का मॉड जो है 0 या 0 से बड़ा ही होता है। तो यहाँ भी तो मॉड ही है जी एक्स माइनस वाई, तो हम जानते हैं कि सिंस किसी भी दो रियल नंबर का डिफरेंस करिए रियल ही आता है, वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही होता है, चाहे आप कुछ भी रियल डाल दीजिए यहाँ पे। बताइए क्या बात है कि नहीं सही, कि आप एक्स और वाई कुछ भी रियल डाल के देख लीजिए, कुछ भी रियल डाल के देखिए, जैसे मान लीजिए ना कि आप मैंने यहाँ पे 5 डाल दिया और वाई की जगह पे डाल दिया 10, तो 5 माइनस 10 कितना होता है, -5, मॉड मॉड -5 का वैल्यू कितना होता है 5, 5 क्या है 0 से बड़ा है। ये तो मॉड का प्रॉपर्टी है कि भाई मॉड का जो भी आंसर होता है या तो 0 या 0 से बड़ा ही रहेगा, है ना, ये मॉड का प्रॉपर्टी है। तो भाई चूंकि हमने लिखा सिंस मॉड एक्स माइनस वाई ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0, किसके लिए, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, तो दिस इंप्लाइज दैट, बच्चों हम नहीं लिख सकते हैं कि भाई डी ऑफ एक्स माइनस वाई, ये जो मॉड एक्स माइनस वाई है इसी को तो डी ऑफ एक्स वाई बोल रहे हैं जी, ये हम नहीं बोल सकते इसको कि डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल 0। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। नहीं जी अभी तो सिर्फ मैथ्स ही हो रहा है, सिर्फ मैथ्स, नहीं नहीं नहीं, ओके जी, चलिए अरे बस समझ में, पहला क्या है कि
क्योंकि किसी भी नंबर का रियल नंबर का मॉड हमेशा 0 से बड़ा होता है, चाहे कुछ भी एक्स वाई रियल डाल दीजिए तो दो का डिफरेंस भी तो रियल ही आता है। तो इसीलिए हमने लिखा कि चूंकि ये ऐसा है तो इसीलिए चूंकि मॉड एक्स माइनस वाई को ही तो हम डी ऑफ एक्स वाई बोल रहे हैं, देखिए डेफिनेशन से। तो मोड डी ऑफ एक्स वाई हमेशा 0 से बड़ा होगा, क्यों? क्योंकि हर एक एक्स वाई के लिए ये वाला 0 से बड़ा होता था तो ये भी होगा। ठीक, नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। जरा एक बात बताइए आप लोग, सेकंड नंबर, डी ऑफ एक्स वाई 0। स्टूडेंट डी ऑफ एक्स वाई 0 का मतलब क्या बताइए? डी ऑफ एक्स वाई 0 क्या इंप्लाई करता है? तो डी ऑफ एक्स वाई 0 इंप्लाई करता है कि डी ऑफ एक्स वाई 0 कहने का मतलब है कि आप ये बोल रहे हैं कि एक्स माइनस वाई जो है वो 0 है। बोलिए क्या गलत है इसमें? कि डी ऑफ एक्स वाई किसके बराबर है? मॉड एक्स माइनस वाई के। तो आप खुद ही सोचिए कि डी ऑफ एक्स वाई 0 है, इसका मतलब क्या है कि मॉड एक्स माइनस वाई 0 है, क्योंकि डी ऑफ एक्स वाई की जगह पे हम मॉड एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि अगर डी ऑफ एक्स वाई 0 है यानी कि मॉड एक्स माइनस वाई 0 है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लिख सकते हैं कि डी ऑफ एक्स वाई 0 यानी कि मॉड एक्स माइनस वाई 0। ठीक, अब एक बात बताइए कि भाई किसी नंबर का मॉड 0 कब होता है? बताइए आप, एक बात हमको बताइए, क्या कभी भी अंदर में 5 का मॉड 0 होगा? नहीं। अगर आप कोई 5 का मॉड 5 होता है, 6 का मॉड 6 होता है, 1 का मॉड 1 होता है, तो मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लीजिए उसका मॉड 0 नहीं होगा। -1 का मॉड 1 होता है, -2 का मॉड 2 होता है, -3 का मॉड 3 होता है। नेगेटिव का भी मॉड 0 नहीं होता। 0 किसका मॉड होता है? तो भाई 0 का ही मॉड सिर्फ 0 होता है और किसी का मॉड 0 नहीं होता। तो मतलब यहाँ पे बात था कि डी ऑफ एक्स वाई 0 माने कि ये इंप्लाई कर गया मॉड एक्स माइनस वाई 0। अब भाई इसका मॉड 0 है यानी कि अंदर में जो चीज है वो 0 के बराबर है, तभी ना 0 का मॉड 0 हुआ होगा। तो इसका मतलब है कि दिस इंप्लाई दैट एक्स माइनस वाई बराबर 0, मैंने ये चीज 0 हुआ है तभी अंदर वाला 0 है। अच्छा, अब मैंने माइनस को उधर भेजी तो क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो नोटिस करिए कि डी ऑफ एक्स वाई बराबर 0, ये अगर डी ऑफ एक्स वाई 0 के बराबर है तो ये इंप्लाई कर गया कि मॉड एक्स माइनस वाई बराबर 0, माने एक्स माइनस वाई बराबर 0, माने कि एक्स इक्वल टू वाई। क्लियर? तो अब यहाँ तक तो हो गया। अब एक बात हमको बताइएगा आप लोग, एक्स वाई बराबर है तो इससे क्या हम लोग बैक इंप्लाई आ सकते हैं जी? यहाँ तक वापस आ सकते हैं कि अगर एक्स वाई के बराबर है तो वाई को इधर ले आएंगे तो एक्स माइनस वाई उधर होगा 0। हाँ जी, यहाँ से यहाँ आ सकते हैं। तो हमने लिखा कि एक्स वाई बराबर है तो ऊपर पहुंच जाएंगे, बैक इंप्लाई कर देगा। ठीक है जी, माने एक्स माइनस वाई बराबर 0 है बच्चों। अगर ये चीज 0 के बराबर है तो इस चीज का मॉड लगाएगा तब भी 0 के बराबर होगा, माने कि हम यहाँ से ऊपर जा सकते हैं कि अगर ये नंबर 0 के बराबर है तो इसका मॉड भी 0 होगा, जा सकते हैं। और एक बात भैया, अगर ये चीज 0 के बराबर है तो इसी चीज को क्या हम वापस ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ये 0 के बराबर है तो मैंने डी ऑफ एक्स बराबर 0। तो समझे कि अगर डी ऑफ एक्स 0 हो रहा है तो ये बराबर 0 एक्स बराबर वाई, मैंने डी ऑफ एक्स 0 तो मैंने एक्स बराबर वाई आ रहा है और एक्स बराबर वाई तो डी ऑफ एक्स 0 इंप्लाई एंड बैक इंप्लाई पहुंच जा रहा है। क्या दिक्कत है इसमें? है ना? तो हम एक लाइन लिख सकते हैं कि 10, हम यहाँ पे कहा कि 10 कि डी ऑफ एक्स कॉमा वाई जो है वो बराबर हो रहा है 0, imply and back imply x is equal to y and y is equal to x। किसके लिए? तो आप यहाँ x और y कुछ भी रियल दे दीजिए, बात तो वही होगा। तो फॉर ऑल x कॉमा y बिलोंग्स टू रियल, कुछ भी दे दीजिए, ये ऐसे है। ठीक है, तो ये बात हो गया पहला नॉन नेगेटिविटी। फिर दूसरा ये डिस्टेंस 0 वाला कंडीशन हम लोग सेटिस्फाई करा दिए। फिर थर्ड बात आता है सिमेट्रिसिटी वाला। तो आइए ना सिमेट्रिसिटी दिखाते हैं नंबर थर्ड। तो हम लेके चलते हैं डी ऑफ एक्स कॉमा वाई, हम लोग लेके चलना शुरू करते हैं। तो डी ऑफ एक्स वाई को क्या हम लिख सकते हैं कि मॉड एक्स माइनस वाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इस मॉड एक्स माइनस वाई को अगर हम माइनस को कॉमन कर ले तो क्या होगा जी? वाई पहले हो जाएगा और यहाँ पे ये बाद में हो जाएगा। अब बोलिए क्या नहीं? माइनस कॉमन कर लेंगे तो वाई पॉजिटिव है, ये माइनस इधर हाफ माइनस गुना करके देखिए ना, माइनस वाई माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। तो माइनस कॉमन कर लिया और इसका वैल्यू क्या हम ऐसा लिख सकते हैं वाई माइनस एक्स। क्यों जी? क्योंकि हम जानते हैं कि मॉड एक्स बोलिए चाहे माइनस मॉड एक्स बोलिए बराबर होता है। हम चाहे तो यहीं पे मॉड ए माइनस बी या बराबर मॉड बी माइनस ए वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए माइनस बी बी माइनस ए, या फिर ऐसे ये वाला फॉर्मूला लगा दिए कि डी ऑफ एक्स बराबर हो गया मॉड एक्स माइनस वाई अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। कि डी का डेफिनेशन यही ना था। ये मत समझिए कि हर बार डी का डेफिनेशन यही होगा,
इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोला है कि डी का डेफिनेशन है कि डी के अंदर एक्स वाई डालिएगा तो मॉड एक्स माइनस वाई देगा आंसर, समझे। तो यहाँ तक पहुंच गए। तो डी ऑफ एक्स वाई बराबर मॉड एक्स माइनस वाई था, तो वाई माइनस एक्स बराबर क्या होता है, डी ऑफ वाई एक्स। कहाँ से, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डी। तो कह सकते हैं ना कि जी 10 यहाँ पे तो ये चीज आप चाहे यहाँ भी लिख सकते हैं, ये सब किसके लिए हो रहा है, माने ये जो डी ऑफ एक्स वाई बराबर मॉड एक्स माइनस वाई दिया हुआ था किसके लिए होता, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर दिया हुआ था, तो इसीलिए ऐसा है। ये भी प्रूफ हो गया। अब बात आएगा नंबर 4 ना जी, अंतिम प्रॉपर्टी है बस, नंबर 4 अंतिम प्रॉपर्टी क्या है। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ इस तरीके से दिखाना है। तो इसके लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट पेज में ही कर देते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट पेज में कर देते हैं। नेक्स्ट पेज, हम लोग के पास पेज का तो कमी है नहीं, इन्फिनिटी नंबर ऑफ पेजेस है। तो यहाँ 3 हो गया और यहाँ पे क्या कर देते हैं 4 कर देते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट कि लेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू कैपिटल आर, मैंने रियल नंबर, कि एक्स वाई जेड कोई 3 रियल नंबर हमने कंसिडर करे। अब हम क्या करते हैं बच्चों, नाउ देखिए हम डी ऑफ एक्स कॉमा वाई से हम लोग यहीं से हम लोग चलना शुरू करते हैं। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, हम डी ऑफ एक्स वाई से चलना शुरू करते हैं। क्या होता है इसका आंसर, मॉड एक्स माइनस वाई, किसके लिए, तो भाई एक्स वाई जेड तो है ही है रियल। तो हम डी एक्स वाई से चले यहाँ पहुंचे। अब एक जानते हैं, एक काम करेंगे क्या कि जेड को हम खुद से घटाएंगे फिर खुद से जोड़ेंगे। कैसे, जरा देखिए, एक्स माइनस जेड और फिर यहाँ पे प्लस जेड और यहाँ में माइनस वाई। क्या किए, एक्स माइनस जेड माने एक्स माइनस वाई था ना जी, तो एक्स माइनस जेड यहाँ पे प्लस जेड हो गया, ऐसे हो गया। क्या दिक्कत है, मॉड ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए, इससे बड़े बराबर होगा मॉड एक्स माइनस माने एक्स माइनस जेड और फिर प्लस यहाँ पे जेड माइनस वाई। क्या दिक्कत है, और इसी एक्स माइनस जेड को अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या हम डी ऑफ एक्स जेड बोलेंगे, और फिर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डी क्या बोलेंगे इसको, जेड वाई बोलेंगे। अब बोले ये कैसे बोल दिए, तो याद कीजिए यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, लिखना अगर छूट रहा है तो छोड़ दीजिए लिखना, बाद में लिख लीजिएगा, पहले पर समझिए ध्यान से सुनिए कि डी ऑफ एक्स वाई था तो मॉड एक्स माइनस वाई था। उस तरीके से अगर हम यहाँ पे एक्स जेड हो जाता तो डी ऑफ एक्स माइनस जेड हो जाता। इसी तरीके से लिखे थे कि देखिए यहाँ पे डी ऑफ एक्स वाई चले तो मॉड एक्स माइनस वाई था, ठीक है, हम माइनस जेड प्लस जेड खुद से कर दिया। अब यहाँ मॉड ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दिया, इससे बड़ा बराबर मॉड ए प्लस मॉड बी। तो अब एक्स माइनस जेड का मॉड है तो उसको डी ऑफ एक्स जेड लिख सकते हैं, जेड माइनस वाई तो डी ऑफ जेड वाई लिख सकते हैं। तो अभी इससे चले चले इससे बड़ा हो गया और फिर बराबर। तो ये भी चीज हम आपको कई बार बता चुके थे कि भाई इससे तुलना किए तो बड़ा है, बड़ा इसके बराबर बराबर इससे बड़ा हो गया, माने इससे ये बड़ा है और इस बड़े के बराबर है ये, तो फाइनली उससे तुलना करेंगे तो ये वाला चीज बड़ा बराबर होगा। तो 10 कह सकते हैं क्या कि 10 डी ऑफ एक्स का वाई वो जो चीज है वो लेस देन इक्वल हो जाएगा इससे, डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई से। किसके लिए, तो फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू रियल। चलिए तो क्या हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, देयर फोर डी इज मैट्रिक। तो देयर फोर भाई यहाँ हो गया, चारों प्रॉपर्टी मांगे, देयर फोर डी इज मैट्रिक, मैट्रिक ऑन रियल नंबर की डी मैट्रिक हो गया रियल नंबर में, हेंस अब चूंकि वो मैट्रिक हो गया तो हेंस रियल नंबर का इस डी के साथ ऑर्डर कर बनाएंगे, हेंस आर डी इज मैट्रिक स्पेस। हेंस आर डी इज मैट्रिक स्पेस। बात समझे कि आर डी क्या हो गया, मैट्रिक स्पेस, ठीक है। डी मैट्रिक ऑन आर तो भाई मैट्रिक स्पेस होगा। और आपको पता है कि इस मैट्रिक को हम लोग स्टैंडर्ड मैट्रिक स्पेस बोलते हैं, इस मैट्रिक को स्टैंडर्ड मैट्रिक बोलते हैं। तो थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे एक नोट करके बता देते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा बात ये बस आप लोग को ध्यान रखना है, आगे कहीं कहीं मान लीजिए जरूरत पड़ गया कि डिफाइन स्टैंडर्ड मैट्रिक, अगर ये बात तो हम लिखेंगे कि दिस मैट्रिक इज कॉल्ड यूजुअल मैट्रिक और स्टैंडर्ड मैट्रिक। यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख दे रहे हैं हम, यहाँ पे दिस मैट्रिक is called usual matrix,
यूजुअल और स्टैंडर्ड। चलिए कमेंट करके बताइए कि क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सबको। चलिए कमेंट करके बताइए सारे बच्चे कि क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सबको। चलिए समझ में आया सबको। क्लियर है ना। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड जी। अब हम लोग बढ़ते हैं स्टूडेंट आगे, और हम इस एग्जाम्पल में देखिए क्या लिखा हुआ है कि जैसे अभी हम यहाँ पे एग्जाम्पल में एक से बात कर रहे थे, सेट था। यहाँ पे बोला गया है क्या कि लेट सी डिनोट दी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे सेट जो है हमारा वो सी है। अच्छा, लेट सी डिनोट दी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड लेट अ फंक्शन डी, जो कहाँ से है जी, तो डी डिफाइंड फ्रॉम सी बाई सी, मैंने कॉम्प्लेक्स बाई कॉम्प्लेक्स से आर में डिफाइंड है, रियल में डिफाइंड है, और इस तरीके से डिफाइंड है बी डिफाइंड एज। अब चूंकि ये सी क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, माने कि सी के अंदर जो है Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर तो समझ रहे हैं ना, एक्स प्लस आई वाई टाइप का। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा स्मॉल जेड से जनरली डिनोट करते हैं। तो इस सी बाई सी के अंदर क्या होगा आपको पता है ना, सी बाई सी माने कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का कॉम्प्लेक्स के साथ, माने इसके अंदर जो भी होगा वो क्या होगा, इसके अंदर होगा इस तरीके के, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से ऑर्डर पेयर होगा, है ना। तो मैंने सी बाई सी हमको पता है, हमें बोला गया कि डी जो है सी बाई सी से, मैंने ऑर्डर पेयर डालिएगा कॉम्प्लेक्स का तो रियल में देगा। तो अब देखिए क्या बोल रहा है कि लेट अ फंक्शन डी जो सी बाई सी से रियल में जा रहा है बी डिफाइंड एज, तो कैसे डिफाइंड हो रहा है, तो इस फंक्शन के अंदर डी के अंदर अगर एक ऑर्डर पेयर Z1 Z2 का डालेंगे तो इसका जो आंसर देगा जानते कैसे देगा, तो Z1 कॉम्प्लेक्स माइनस Z2, दो कॉम्प्लेक्स का डिफरेंस का मॉड। याद है मॉडुलस कैसे निकालते थे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, याद करिए तो। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे मान लीजिए z इज इक्वल टू हमारे पास मान लीजिए x प्लस आई वाई है, याद कीजिए अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और अगर मुझे z का कॉन्जुगेट मॉड निकालना हो तो क्या करते थे, अंडर रूट क्या, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, याद करिए रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो मैंने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम मॉड निकालते हैं, मॉडुलस निकालते हैं, तो क्या आता है, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। तो ये एक्स तो रियल माने एक रियल नंबर है, वाई भी तो अपने आप में एक रियल नंबर ही होता है। भले इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे कि आई के साथ होता है तो इमेजिनरी पार्ट भले कहलाता है, पर है तो एक रियल नंबर ही। तो इसीलिए जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या बोला गया है कि मॉड जेड निकालेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है। अब चूंकि ये है तो रियल का स्क्वायर रियल का स्क्वायर रियल, और रियल का स्क्वायर रूट रियल, माने ये रियल नंबर आता है। तो उसी तरीके से Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों का डिफरेंस करिएगा तो कॉम्प्लेक्स आता है, दो कॉम्प्लेक्स का डिफरेंस कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स का मॉड निकालते हैं तो रियल आता है। तो इसीलिए ना बोला गया है कि जेड के अंदर एक ऑर्डर पेयर डालेंगे, माने कि सी बाय सी से मेंबर डालेंगे तो जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है, और ये एक्चुअली में क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है, आप चाहे तो कोई भी दो को कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर के देखिए, ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या है जरा एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ये क्वेश्चन ना एग्जाम में पूछा गया था आपसे। क्वेश्चन है कि लेट सी डिनोट द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड लेट अ फंक्शन डी डिफाइन फ्रॉम सी बाई सी टू रियल नंबर आर। क्या है जी कि सी एक सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स को डिनोट कर रहा है, एक फंक्शन जो सी बाई सी से आर में जा रहा है। फंक्शन कैसे डिफाइंड है, तो फंक्शन डिफाइंड है कि डी के अंदर Z1 को Z2 का ऑर्डर पर डालेंगे तो मॉड Z1 Z2 आएगा, फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग्स टू सी। हमें प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट डी इज मैट्रिक ऑन सी, कि डी जो है मैट्रिक है। मैट्रिक प्रूफ करने के लिए चार बात प्रूफ करना होता था। आइए एक एक करके हम लोग चारों बातों को लिखते हैं, जल्दी से लिखेंगे क्या, सिंस वी हैव गिवन द मैपिंग डी, लिखिए सॉल्यूशन में कि सिंस वी हैव गिवन, लिखिए यहाँ पे वी हैव गिवन द मैपिंग डी मैपिंग डी, ठीक है, डिफाइन फ्रॉम सी बाय सी टू रियल नंबर आर, ठीक है, इज वी हैव गिवन द मैपिंग डी
इज डिफाइंड बाय इज डिफाइंड बाय, ये कैसे डिफाइंड है जी? तो इज डिफाइंड बाय कैसे डिफाइंड है? तो डी के अंदर अगर हम Z1 Z2 का ऑर्डर पेयर हम डालते हैं तो आंसर क्या आएगा अपने पास? मॉड Z1 माइनस Z2, ये अपने पास आंसर आता है। ये डेफिनेशन में दिया हुआ है जी, Z1 कॉमा Z2 बिलोंग्स टू सी, ये दिया हुआ है। हमें क्या करना है नाउ? नंबर 1 कि सिंस आपको खूब अच्छे से पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स का माने किसी भी नंबर का जेड करिएगा कॉन्जुगेट तो हमेशा 0 से बड़ा आता है फॉर ऑल जेड बिलोंग टू सी। अब ये कैसे हो गया? तो आप चेक कर सकते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, यदि मान लीजिए, थोड़ा सा पहले देखिए फिर आते हैं वहां पे, जरा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आई वाई, यहाँ पे एक्स कोई भी रियल है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी। अगर इसका मॉड जेड की बात करें कॉन्जुगेट माने सॉरी, इसका मॉडुलस बोलते हैं, कॉन्जुगेट नहीं बोलते हैं, मॉडुलस। शायद हमें गलती से एक बार कॉन्जुगेट वर्ड बोल दिए, कॉन्जुगेट ये नहीं होता है ना। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो यहाँ पे मॉड जेड जो होगा वो क्या होगा जी? तो ये मॉड जेड होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? भाई देखिए एक्स पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये y पॉजिटिव रियल हो चाहे नेगेटिव रियल हो, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉजिटिव। अब बहुत होगा तो अगर दोनों 0 0 है तो बहुत होगा तो 0 आएगा। तो मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के जब मॉडुलस करते हैं तो या तो वो 0 या 0 से बड़ा ही रहता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स का हो। तो वही हमने लिखा है कि सिंस फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, मॉड जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाई दैट कि कुछ भी हो, दो कॉम्प्लेक्स का डिफरेंस भी तो कॉम्प्लेक्स ही होता है, माने Z1 माइनस Z2, दो कॉम्प्लेक्स का डिफरेंस भी तो ऐसे होता है, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल जीरो होगा। किसके लिए? तो फॉर ऑल Z1 कॉमा Z2 बिलोंग्स टू सी, कि कुछ भी दो कॉम्प्लेक्स लीजिए उसका डिफरेंस भी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मॉड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल जीरो। क्या इसी Z1 माइनस Z2 के मॉड को हम लिखते हैं डी ऑफ Z1 Z2? तो हम क्या इसको लिख सकते हैं? इसका मतलब है दिस इम्प्लाई दैट डी ऑफ Z1 Z2 का जो ऑर्डर पेयर है वो ग्रेटर देन इक्वल जीरो हो गया फॉर ऑल दिस, माने फर्स्ट रिजल्ट जो है ऐसे प्रूफ हो गया नंबर 1 में कि सिंस मॉड जेड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। तो इस तरीके से जो है ऐसा प्रूफ होगा। क्लियर है? तो उम्मीद है कि बात आप लोग को समझ में आया होगा। अब बात बारी है, तो देखिए कैसे किए हम लोग कि हम जान रहे थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल जीरो होता है, तो मॉड Z1 माइनस Z2 भी ग्रेटर देन इक्वल जीरो होगा, और इस तरीके से हम दिखा दिए। नेक्स्ट हम आते हैं, कौन सा लॉज अब होगा दी, कौन सा प्रॉपर्टी होगा कि अगर दो माने डी ऑफ एक्स वाई जीरो है तो ऐसा प्रूफ करना होगा बराबर, और बराबर है तो ये तो कुछ है नहीं, प्रीवियस में भी क्वेश्चन ऐसा किए थे हम लोग। नंबर 2 लिखते हैं नाउ, लिखेंगे क्या कि डी ऑफ एक्स वाई अगर जीरो हो तो क्या हो, मैंने यहाँ एक्स वाई तो नहीं होगा ना, यहाँ पे Z1 यहाँ पे Z2, डी ऑफ Z1 Z2 अगर जीरो हो तो क्या होगा, क्या इंप्लाई करेगा? तो ये इंप्लाई करेगा स्टूडेंट डी ऑफ Z1 Z2 का वैल्यू कितना था, तो ये मॉड Z1 माइनस Z2 था, इसका वैल्यू ये क्या होगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। ये जीरो यानी कि ये इंप्लाई करेगा डी ऑफ Z1 Z2 का वैल्यू ये जीरो। और आप खुद ही बताइए, कल भी बताया गया था आपको कि किस नंबर का मॉडुलस जीरो होता है जी, तो हमेशा जीरो का ही मॉडुलस जीरो होता है और किसी का जीरो नहीं होता मॉडुलस। यानी कि यहाँ पे Z1 माइनस Z2 जो है ये जीरो होगा, क्योंकि जीरो का ही मॉड जीरो होता है और किसी का मॉड जीरो नहीं होता। दिस इम्प्लाई दैट, अब ये जीरो का अर्थ है कि Z1 उधर चला गया, Z1 बराबर Z2, और अगर Z1 बराबर Z2 है तो बैक इम्प्लाई नहीं हो जाएगा, इधर जाकर के ऐसा हो जाएगा, और अगर इसका वैल्यू जीरो है तो क्या इसका मॉड जीरो नहीं होगा, मैंने बैक इम्प्लाई हो जाएगा। और अगर ये चीज जीरो के बराबर है तो इसको हम डी ऑफ एक्स Z1 Z2 जीरो बराबर लिख सकते हैं। ये जो हम यहाँ पे बैक इम्प्लाई किए, इम्प्लाई और बैक इम्प्लाई, क्या ये लाइन समझ में आया कैसे कि एक बार फिर से समझाते हैं, फिर आप लोग से पूछेंगे। देखिए डी ऑफ Z1 Z2 जीरो हम लेके चल रहे हैं, जैसे ये लिए तो इसको हम लिख सकते हैं कि तुरंत ये इंप्लाई कर देगा डी ऑफ Z1 Z2 जीरो, यानी कि मॉड Z1 माइनस Z2 जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा नेक्स्ट आगे आते हैं, अब ये जीरो यानी कि ये जीरो यानी कि ये जीरो, अब ये जैसा जीरो हो तो भाई इसका मॉड जीरो तभी हो सकता है जब वो अंदर वाला जीरो हो, और फिर ये जीरो करने करती है तो ये बैक इम्प्लाई करिए। तो क्या ये इम्प्लाई और बैक इम्प्लाई वाला सेकंड प्रॉपर्टी जो हम यहाँ प्रूफ किए, ये वाला प्रॉपर्टी सेकंड कि अगर जीरो है तो दोनों बराबर होगा, दोनों बराबर है तो जीरो होगा, तो हम एक लाइन लास्ट में लिखेंगे। क्या ये प्रॉपर्टी क्लियर हुआ? एक बार हमको बताइए जल्दी से आप लोग। 10 डी ऑफ Z1 Z2 जीरो हो रहा है कब,
विथ इम्प्लाई एंड बैक इम्प्लाई Z1 बराबर Z2। बोलिए क्या ये क्लियर है? तब हम लोग थर्ड नंबर में बढ़ेंगे। क्या ये क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और थर्ड नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है जी, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे थर्ड नंबर प्रॉपर्टी हमारा ये कहता है कि डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स, कि डी ऑफ एक्स वाई बराबर जो होगा डी ऑफ वाई एक्स होगा। ये हमें यहाँ पे बात करना है। ठीक है, तो ये सिमेट्री वाला प्रॉपर्टी जो है ना, ये लेकर के चलते हैं। डी ऑफ एक्स कॉमा वाई जो है स्टूडेंट हम लोग यहाँ से लेके चलते हैं। तो डी ऑफ एक्स वाई जब आप लेकर के चलेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं कि मॉड Z1 माइनस Z2। अब फिर वही बात कि भाई मॉड Z1, अब दोनों में से नेगेटिव कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे लिखे Z2 माइनस Z1 बराबर ही होगा। तो यहाँ हम लिखना ये चाह रहे हैं कि Z1 माइनस Z2 हो, चाहे मॉड Z2 माइनस Z1 हो। और इसी चीज को आप जानते हैं, ऐसे लिख सकते हैं Z2 माइनस Z1। अब बोलिएगा ये कैसे लिखा आपने? एक छोटा सा प्रॉपर्टी याद दिलाते हैं। देखिए, अगर कहीं पे मॉड Z1 हो या फिर मॉड माइनस Z1 हो, दोनों का आंसर सेम आता है। मैंने Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, मैंने सॉरी कॉन्जुगेट कह रहा है कि मॉडुलस निकालिए। ये मॉड कहने का अर्थ होता है कि मॉडुलस, कॉन्जुगेट अलग चीज है ना, वो तो साइन नेगेटिव करते हैं हम लोग। तो बोला गया है कि अगर मॉड, देखिए यहाँ पर ध्यान से, कि मॉड Z1 का हो चाहे मॉड माइनस Z1 का, दोनों का आंसर सेम होता है। तो वही चीज है। तो हमने Z1 माइनस Z2, यहाँ डी ऑफ एक्स वाई, सॉरी यहाँ पे डी ऑफ Z1 Z2 होगा। डी ऑफ Z1 Z2 हम लेके चले तो ये क्या हो गया, इसका वैल्यू Z1 माइनस Z2। अब Z1 माइनस Z2 में से माइनस कॉमन कर लिए तो Z2 माइनस Z1, बाहर में माइनस। अब इसको क्या हम Z2 माइनस Z1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए, इसको जैसे हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या हम इसको वापस से तुरंत यहाँ पे डी ऑफ Z2 Z1 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, है ना। तो क्या यहाँ पे देखिए डी ऑफ Z1 Z2 चले, डी ऑफ Z2 Z1 कैसे हुआ? क्योंकि डेफिनेशन ही बोल रहा था हम लोगों को कि Z1 Z2 का अगर डी मॉड मैपिंग निकालेंगे तो Z1 माइनस Z2 मॉड होगा। तो Z1 माइनस Z2 तो Z1 Z2 यहाँ है, यहाँ Z2 माइनस Z1 होता तो यहाँ पे Z2 Z1 हो जाता, मैंने जिस तरीके से सीक्वेंस में है। तो यहाँ पे वही Z2 माइनस Z1 था तो ऐसे हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे कि 10 सिमेट्री भी होल्ड कर गया। तो 10 डी ऑफ Z1 Z2 बराबर हो गया डी ऑफ Z2 Z1। ये चीज बराबर हो गया किसके लिए जी? तो आप कोई भी फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग्स टू, फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग्स टू कहाँ पे? सी। ठीक। अब स्टूडेंट एक अंतिम प्रॉपर्टी है, सबसे लास्ट प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्री, सॉरी ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। आइए जल्दी से थर्ड नंबर प्रॉपर्टी लिखते हैं, सॉरी अंतिम प्रॉपर्टी फोर्थ नंबर। या आप नाम भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट लेके चल सकते हैं कि भाई 3 एलिमेंट मान लीजिए कि लेट Z1 Z2 Z3 बिलोंग्स टू कैपिटल C। ठीक है, नाउ हम चलते हैं डी ऑफ, देखिए जरा ध्यान से, डी ऑफ Z1 Z2 लेकर के चलना शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, डी ऑफ Z1 Z2 का वैल्यू क्या होगा? मॉड Z1 माइनस Z2। हम क्या करते हैं, खुद से Z1 को घटाते हैं, मान Z1 है, खुद से यहाँ पे माइनस Z2 के बाद में लिखेंगे Z3 को घटाएंगे, फिर हम Z3 को जोड़ेंगे और बाकी Z2 जैसे है का वैसा है। एक बार रिपीट करते हैं, डी ऑफ Z1 Z2 है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि दिस इज इक्वल टू मॉड Z1 माइनस Z2। Z1 Z2 चले तो मॉड Z1 माइनस Z2। अब ये जो चल रहे हैं यहाँ पे तो लिख रहे हैं क्या कि Z1 माइनस Z3 प्लस Z3, माइनस किए फिर प्लस किए हम लोग। ठीक है, मैंने माइनस Z3 किए देन प्लस 3 Z3 किए। अब क्या होगा इसमें मॉड, ये ए अपना बना दीजिए, इसको बी बना दीजिए, है ना। ऐसे हम लोग कर लेंगे, ये ए हो गया, ये अपना बी हो गया। अब इससे बड़ा बराबर मॉड ए यानी कि Z1 माइनस Z3, फिर ये मॉड क्लोज कर देंगे Z3 माइनस Z2। चलिए, अब एक चीज हमको बताइए कि इस चीज के बदले हम क्या लिख सकते हैं, कमेंट करके बताइए। इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कमेंट करके बताइए।
चलिए देखते हैं कि आप लोगों को समझ आया कि हम सिर्फ ऐसे बोले जा रहे हैं। बोलिए इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए। मॉड Z1 माइनस Z3 के बदले हम क्या लिख सकते हैं? डी ऑफ Z1 Z3, बहुत सुंदर जी। क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसके बदले लिख सकते हैं कि डी ऑफ Z1 Z3, और फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? प्लस डी ऑफ Z3 Z2। ये नहीं लिख सकते हैं क्योंकि Z3 Z2 था। तो नोटिस करिए, इससे हम इसका जब तुलना करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि 10, कि डी ऑफ, जब हम यहाँ पे Z1 Z2 यहाँ पे था, माने डी ऑफ एक्स वाई समझिए, ये एक्स वाई ही है ना, समझेंगे जे एक्स Z1 Z2 या बोलिए एक्स वाई, बात तो एक ही है, सिंबॉलिक है सब। ये लेस देन इक्वल हो गया है डी ऑफ किससे? यहाँ पे Z1 Z3 और प्लस यहाँ पे डी ऑफ Z3 Z2। तो 10 डी इज मैट्रिक ऑन 10, डी इज मैट्रिक ऑन 10, डी इज मैट्रिक ऑन सी। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर, कि भाई चारों लॉज जो है सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे कि डी इज मैट्रिक ऑन सी, कि डी जो है वो मैट्रिक हो गया सी पर। क्या ये क्लियर है सबको, बताइए।